मेरे चाचा जी औरतों के धोबी थे, मगर हैरत की बात थी कि चाचा जी सिर्फ लड़कियों के कपड़े धोते थे। रात होती तो चाची से अजीब सा इशारा करके धुले हुए कपड़ों में से कोई कपड़ा लाने को कहते। मैं चाची को देखती तो शर्म से नजरें फेर लेती। अगले महीने मेरी शादी थी। चाची से इस हरकत का पूछा तो कहने लगी, तुम बच्ची हो, सब्र करो। अगले दिन मैंने चाची को काम में व्यस्त करके वो कपड़ा निकाल कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम गुनगुन है, मेरी उम्र 22 साल है। अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। मैं अपने चाचा और चाची के साथ रहती हूँ। मेरे बाबा नहीं है, जबकि माँ बाबा के स्वर्गवास के बाद से दिमागी मरीज बन चुकी है। वो घर के एक कोने में पड़ी रहती है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। आज मैं अपनी जिंदगी का जो किस्सा सुनाने जा रही हूँ वो इस कदर दिल चीर देने वाला है कि कुछ पल को तो आप भी लरज जाएंगे। मैं 7 साल की थी जब बाबा इस दुनिया से चले गए। माँ बाबा दोनों में बहुत मोहब्बत थी और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन न जाने कब बाबा को नशे की लत लग गई। ये माँ को बहुत बाद में पता चला, जब पानी सर से गुजर गया। बाबा ने अपना सब कुछ नशे में लुटा दिया। हर वक्त नशे में धुत रहने की वजह से बाबा की नौकरी चली गई, क्योंकि वो ठीक से ध्यान नहीं दे पाए। बाबा एक पढ़े लिखे खूबसूरत नौजवान थे। माँ उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर सब बदलने लगा। बाबा अक्सर रातों को घर नहीं आते थे और कहते कि काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ता है। और वो कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि उनकी जॉब तो जा चुकी थी, बल्कि वो नशा कर करके कहीं धुत पड़े रहते और हफ्ते हफ्ते बाद घर लौटते थे। माँ बाबा के इंतजार में निगाहें बिछाए रखती और बाबा की लंबी जिंदगी के लिए ढेरों प्रार्थनाएं करती। लेकिन उन्हें पता था कि उनकी प्रार्थनाएं जमीन और आसमान के बीच लटक गई थी और बाबा पर किसी और की बद्दुआओं ने अपना साया जमा लिया था। एक दिन बाबा काम का कहकर गए और फिर 10 दिन बाद कुछ लोग उन्हें घर छोड़ गए। वो नशे में थे, उनकी हालत बुरी हो चुकी थी और वो अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। उन्हें इस हालत में देखकर माँ की तो आत्मा ही लरज गई थी। उनके अंदर कुछ था जो क्षण से टूट गया था। उन्हें अपनी जान से प्यारे पति से ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। और फिर ऐसे ऐसे राज खुले जिसे सुनकर माँ जमीन में ही गड़ गई। बाबा की नौकरी जा चुकी थी, वो चरस के नशे पर लग चुके थे और उन्होंने अपना सब कुछ कौड़ियों के दाम बेच डाला था, सिर्फ अपना नशा पूरा करने की खातिर। माँ ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और जब बाबा को होश आया तो उन्होंने माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगी। जमीनें और प्लॉट ही नहीं बल्कि बाबा ने माँ के कीमती जेवर तक बेच डाले थे, जिनकी माँ को भनक तक नहीं पड़ी थी। वो अपनी मोहब्बत में इस कदर डूब गई थी कि अपने इंसानी पति को देवता समझने लगी थी। लेकिन ये कांच का ख्वाब जब टूटा तो हकीकत इतनी बुरी थी कि माँ इस कांच से लहूलुहान हो गई थी। लेकिन खैर, माँ की मोहब्बत में कमी ना आई। बाबा के पास अब नशा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने कहा कि इनकी जान अब खतरे में थी, इनका इलाज बहुत जरूरी था। और फिर माँ बाबा के इलाज में जुट गई। वो बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि उनकी कोई बेटी भी है, 7 साल की बेटी जिसको माँ की सख्त जरूरत है। माँ की सर तोड़ कोशिशों के बावजूद भी बाबा नहीं बच पाए। नशे ने उनकी जान ले ली। ये राज राज ही रह गया कि आखिर बाबा ने नशा क्यों शुरू किया। क्या सदमा था ऐसा कि उन्हें नशे की तरफ ले गया। और माँ वो तो बाबा की मौत के बाद जैसे पागल हो गई थी। वो किसी से ना बात करती थी ना सुनती थी, बस हर वक्त बाबा का नाम पुकारती और घर के एक कोने में बैठकर अपने आप से बातें करती। जब मैं पूछती तो कहती कि ये तुम्हारे बाबा बैठे हैं, इनसे बातें कर रही हूँ। और उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ती। अक्सर मैं भूख से बिलखती रहती, लेकिन माँ को फर्क नहीं पड़ता था। और फिर मेरे चाचा चाची हमारे घर आ गए। मेरे बाबा इकलौते भाई थे। ये चाचा चाची हमारे रिश्तेदार थे जो मोहल्ले में ही रहते थे। बाबा के जाने के बाद जब उन्हें हमारे हालात का पता चला तो वो हमारे घर ट्रांसफर हो गए, क्योंकि माँ ये घर छोड़ने को राजी नहीं थी। मेरे चाचा धोबी थे, वो कपड़े धोने का काम करते और चाची उनका हाथ बटाती थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए चाची ने मुझे अपनी बेटियों की तरह पाला। वक्त गुजरता गया और माँ की हालत और ज्यादा बिगड़ती गई। मैं इलाज कराने की बहुत कोशिश करती, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। थक हार कर मैंने माँ को उनके हाल पर छोड़ दिया। इतने साल गुजर गए थे, मैंने कॉलेज पास कर लिया और फिर मेरा रिश्ता हो गया। अब अगले महीने मेरी शादी थी। मुझे लड़का पसंद था और मैं खुश थी कि बहुत से सालों बाद अब मेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। लेकिन मेरा दिल कट जाता था जब मैं माँ के पास जाती और उनकी आंखों में मेरे लिए अजनबियत होती थी। वो मुझे पहचानती भी नहीं थी। मैंने बचपन से इतना कुछ सहा था कि अब दर्द ज्यादा महसूस ही नहीं होता था। मेरी शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी।
और उन्हीं दिनों मैंने एक अजीब बात नोट की। चाचा की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी, इसलिए उन्होंने घाट छोड़कर अब घर में ही लॉन्ड्री का काम शुरू कर दिया। उनकी दुकान में हर वक्त औरतों की भीड़ लगी रहती थी। क्योंकि चाचा का ये काम था, इसलिए पहले तो मैंने गौर नहीं किया। औरतें आती, कपड़े देकर जाती और फिर ले जाती, ये आम बात थी। लेकिन जिस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर किया वो ये थी कि वो औरतें हमारे मोहल्ले की नहीं थी। और मुझे हैरत होती थी कि हमारे मोहल्ले की औरतें तो खुद ही अपना काम करती थी, फिर चाचा का लॉन्ड्री का काम भला कैसे चल रहा था। और इतना अच्छा चल रहा था कि उन्होंने मेरे दहेज के लिए बहुत सा सामान बनवाया और साथ में कीमती जेवरात भी। जब मैंने चाची से कहा कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया, अपनी सारी जमा पूंजी मुझ पर लगा दी, तो चाची ने बड़े प्यार से जवाब दिया, और हमारा है ही कौन, सिर्फ तुम ही तो हो, और तुम हमारी बेटी हो, और बेटियों की शादी ऐसे ही की जाती है। चाची की ये बात सुनकर मैं रो पड़ी और चाची के गले लग गई। उन्होंने मुझे माँ जैसा प्यार दिया था, जबकि मेरी अपनी माँ को तो मेरे जीने मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उनका होना तो ना होने के बराबर था। जब चाचा ने लॉन्ड्री घर बनाई तब मुझे अंदाजा हुआ कि चाचा का कारोबार शहर वालों की वजह से चलता था। चाचा अच्छा काम करते थे और सस्ता भी, इसी वजह से लोग उनके पास आते थे। पर मुझे तब हैरत हुई जब मैंने उनकी दुकान में शहरी औरतों की बजाय मांगने खाने वालों को देखा। फटे पुराने कपड़े पहने वो औरतें रोज आती थी। एक समय में बस एक औरत ही अंदर दाखिल होती थी। मैं चाचा से पूछना चाहती थी और फिर भूल गई। और फिर एक रात मुझे मेरे मंगेतर का फोन आया हुआ था। मैं छत पर उससे मोहब्बत भरी बातें कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे थे और हम खुश थे कि हमारी दूरियां जल्द खत्म होने वाली है। मुझे नीचे से दरवाजे पर किसी की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा तो मुझे कुछ अजीब सा नजर आया। चाचा एक औरत की कमीज से कुछ निकाल कर दरवाजे के बाहर खड़े एक आदमी को दे रहे थे। मुझे हैरत हुई कि चाचा रात के वक्त ये क्या कर रहे थे और छुपकर क्यों कर रहे थे। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था और चाचा चारों तरफ देख रहे थे कि कोई है तो नहीं। उन्होंने छत की तरफ देखा तो मैं पीछे को हो गई ताकि चाचा की नजर मुझ पर ना पड़े। और फिर उस आदमी ने चाचा को बदले में एक डब्बा दिया था, जिसे चाचा तेजी से लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। फिर वो आदमी चला गया। मुझे बहुत हैरत हुई कि ये सब क्या था। गुनगुन, गुनगुन, क्या हुआ? मेरे मंगेतर की आवाज मेरे कानों से टकराई। कहाँ चली जाती हो यार? वो पूछ रहा था। कितनी बार कहा है कि जब मुझसे बात करो तो सिर्फ मुझसे करो, किसी और काम में मत उलझो। वो नाराजगी भरे अंदाज से शिकवा कर रहा था और मैं मुस्कुरा दी। मेरी सोनी जिंदगी में वो बाहर की तरह था। पहले सोचा कि उसे सब बता दूं, फिर ख्याल आया कि यह हमारे घर का निजी मामला है, मुझे इसमें किसी और को दाखिल नहीं करना चाहिए। और फिर अभी तो शादी भी नहीं हुई थी। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं, चलता ही गया। धुले हुए कपड़े अक्सर आंगन में सूखे होते थे। हफ्ते में एक बार वो व्यक्ति आता, वो एक डब्बा देकर जाता और चाचा उसे औरतों के धुले हुए कपड़ों से कुछ निकाल कर देते। लेकिन चाचा ये रात के अंधेरे में छुपकर करते थे और सुबह उनकी दुकान पर औरतों का मेला लगा होता था। कमाल बात ये थी कि उनकी दुकान पर सिर्फ औरतें ही आती थी। मैंने कभी मर्द ग्राहक को नहीं देखा और ना ही कभी किसी मर्द के कपड़े धुलने वहां आए थे। और फिर एक दिन मैं बाजार से लौटी तो माँ घर पर नहीं थी। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा। चाची, मैं और चाचा हम सब परेशान हो चुके थे, लेकिन माँ का तो पता ही नहीं चल सका, जाने वो कहाँ गायब हो गई थी। और फिर मुझे मेरे मामा जी का फोन आया। माँ अपने मायके में थी। मुझे बहुत हैरत हुई कि माँ वहां कैसे पहुंच गई। मामा जी ने कहा कि तुम्हारी माँ कुछ दिन हमारे पास रहेगी, तुम्हारी शादी वाले दिन हम इसे अपने साथ ले आएंगे। ये सुनकर मुझे सुकून का सांस आया कि चलो, माँ सुरक्षित जगह पर थी और इतने सालों में पहली बार वो घर से बाहर निकली थी। और फिर उस दिन शाम में एक गाड़ी आकर हमारे दरवाजे पर रुकी। उसमें से एक औरत उतरी। वो सीधी चाचा की दुकान में गई। बड़ी गाड़ी देखकर चाचा की जबान बाहर निकल आई। उस औरत ने साड़ी पहन रखी थी, खूब मेकअप किया हुआ था, आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था कि जिसे उसने दुकान में जाने के बाद भी नहीं उतारा था। चाचा उस महिला की हैसियत पर मनमोहित हो गए थे। मुझे महसूस हुआ कि मैंने उस औरत को कहीं देखा है। मैंने छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। वो औरत चाचा से कह रही थी कि वो हफ्ते में 2 बार आएगी, उसे 1 नंबर माल चाहिए। और चाचा ने उसे एक छोटा सा डब्बा दिया था और बदले में वो चाचा को नोटों की मोटी मोटी 2 गड्डी देकर गई थी। मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अब मेरी तीसरी आंख बता रही थी कि जरूर कोई गड़बड़ है। मैंने चाची से पूछने का फैसला किया। मेरी बात पर चाची एक पल को घबरा गई और फिर कहा कि ये बड़ों की बातें हैं, तुम अभी बच्ची हो, शादी के बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। लेकिन मैं जान गई थी कि वो सिर्फ मुझे बहला रही थी। और फिर रात होते ही मैं छत पर पहुंच गई।
अपने मंगेतर को फोन मिलाया और उसे सब बताया। उसने सुनकर कहा कि ये तो वाकई परेशानी वाली बात है, लेकिन जब तक पता न चल जाए कि उन कपड़ों में क्या है तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। दरअसल चाचा रात के वक्त ही कपड़े सुखाते थे और सुबह मेरे उठने से पहले उतार लेते थे, और वो कपड़ों पर महंगा परफ्यूम भी छिड़कते थे। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता था। दरवाजे पर वही आदमी आया जिसका मुंह छुपा हुआ था। आंगन में कपड़े सूख रहे थे। चाची आंगन में खड़ी थी। चाचा के इशारे पर उसने कपड़ों से एक कपड़ा निकाला था। मैं गौर से उन्हें देख रही थी और फिर एक कपड़ा नीचे गिर गया। चाची को पता न चल सका। जब वो एक डब्बा लेकर अपने कमरे में चले गए तो मैं नीचे उतरी और उस कपड़े को उठाकर अपने कमरे में आ गई। उस कपड़े में कुछ था और उसे इस अंदाज से सिया गया था जो औरतों के पर्सनल कपड़ों के जैसा लग रहा था। मैंने जल्दी जल्दी उस कपड़े को फाड़ा और अंदर से पाउडर सा निकला, और फिर जब मुझे समझ आया तो वो मेरे हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। दरअसल वो चरस थी, यानी चाची और चाचा नशा बेचते थे। मैंने मुंह पर हाथ रखा उससे पहले कि मैं कुछ करती। मेरे सर पर किसी ने जोरदार वार किया था और मैं लड़खड़ाकर गिरती चली गई। जाने कब आंख खुली, सर फोड़े की तरह दुख रहा था। जब देखा तो चाचा और चाची सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे बांध रखा था। हमने सोचा था तुम्हारी शादी करके यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तुमने खेल बिगाड़ दिया। चाचा ने गुस्से से कहा, तुम लोग इतना घटिया काम करते हो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं चिल्लाई और मेरे चिल्लाने पर चाचा ने आगे बढ़कर मेरा मुंह बांध दिया और चाची जल्दी जल्दी पैकिंग कर रही थी। मैंने उनकी आंखों में डर देखा था और घृणा भी। वो शायद कि ये काम नहीं करना चाहती थी। ये सालों की मेहनत है मेरी। तुम्हारे बाप को मैंने ही नशे पर लगाया था ताकि उसका सब कुछ हथिया सकूं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था और आज सब कुछ है। अब मुझे सब समझ आ गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो इतने लालची थे, आज पता चला था। इरादा तो था कि तुम्हें विदा करके सब समेटकर यहाँ से चले जाएंगे, पर अफसोस आज ही जाना पड़ेगा। और तुम्हें चाचा की आंखों में दहशत तो थी और तुम्हें मरना होगा ताकि हमारा राज राज ही रह सके। वो गला दबाने की नियत से आगे बढ़े और तभी दरवाजा झटके से खुला। दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। खबरदार कोई हिलने की कोशिश न करे। उन्होंने चाची और चाचा को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें सारे सबूत मिल गए थे क्योंकि कमरे में बहुत सी चरस और पैसे थे। ये चरस चाचा भिखारियों के हाथ बिकवाते थे। रात में उन्हें एक आदमी चरस दे जाता था जिसे वो सब मांगने वालों को दे देकर बिकवाते थे। चाचा गिरफ्तार हो चुके थे और फिर मैंने उस दिन वाली औरत को देखा जो साड़ी पहनकर आई थी। उसने अपना चश्मा उतारा और मेरे पास आई। गुनगुन, उसने मुझे पुकारा और मैंने उन्हें हैरानगी से देखा। वो मेरी माँ थी जो बने संवरे रूप में पहचानी ही नहीं जा रही थी। मैं तड़प कर उनके गले लग गई। माँ ने बताया कि उन्होंने एक दिन चाची चाचा की बातें सुन ली थी जब वो इस घर में आए थे, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पागल बनकर गुजार दी कि कब सबूत हाथ लगे और वो अपने पति के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचा सके। और उन्होंने कर दिखाया था। मेरी माँ पागल नहीं थी, वो मुझे वापस मिल गई थी। मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया कि जो सब कुछ ठीक हो गया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।